हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल लास्ट डे पर जो हमने वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियो लेक्चर था जो कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि 12th एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन यूनिट का थर्ड चैप्टर है, वो हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी उस चैप्टर में। तो उसी कड़ी में आज हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो इंट्रोडक्टिव जो है लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया, देन इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन आपने देखा था उसमें कि इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन पीरियड एंड आफ्टर दैट पार्चुरेशन। तो ये सभी बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। आज हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, मेन हेडिंग पर आ जाते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हमें यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कवर करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कवर करना है। जो नर जनन तंत्र है या फिर मादा जनन तंत्र है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दोनों का ही ओरिजिन किससे होता है। तो ये जो डेवलप होते हैं, ओरिजिन होता है, वो होता है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है, ओरिजिन होता है, वो किससे होता है स्टूडेंट्स? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से होता है। अभी मीजोडर्म क्या है तो आपको पता हो तो कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन के दौरान तीन प्रकार के जनन स्तर बनते हैं और जो लेयर्स बनती हैं वो डर्मिस, जिसको हम बोलते हैं डर्म्स बोल सकते हैं, वो थ्री टाइप की होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और आपने एनिमल किंगडम में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक जिसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मिलता है, और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन जो है वो मोस्ट डेवलप्ड जो है एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है हम लोग सभी, और मीजोडर्म भी मिलती है। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे ओरिजिनेट होता है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे इसको हम चार्ट फॉर्म में पढ़े तो ज्यादा इजी रहेगा और वन बाय वन हम एक एक चीज को डिटेल में लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम मेल में क्या कहते हैं? मेल में वन पेयर टेस्टिकल्स जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो यहां पर मैं इसके आगे लिख सकता हूं वन पेयर टेस्टिस। तो वन पेयर टेस्टिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, वन पेयर टेस्टिकल्स जो है उनकी खास बात क्या है स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी में भी ये बात दी हुई है और ये मैं आपको बता दूं कि जो ये टेस्टिकल्स होते हैं वो ह्यूमन में जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब हमारी उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक थैलेनुमा संरचना में ये पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं वृषण कोश। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं स्टूडेंट्स, और वो कौन से? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रोटम, या फिर स्क्रोटल सैक भी इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर पहली बात तो एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के यहाँ पर पूरे चांसेस रहते हैं कि ह्यूमन में या फिर मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो टेस्टिकल्स हैं वो आउटसाइड द बॉडी कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या फिर स्क्रोटम में क्यों मिलते हैं? वृषण कोश में जो है वो वृषण क्यों पाए जाते हैं? उसका सीधा सा आंसर क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है वो अनफेवरेबल होता है। मतलब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है स्टूडेंट्स
वो कभी भी फेवर नहीं करता स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में प्रेजेंट होने का फायदा क्या है? जो स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर है वो स्टूडेंट आपको मिलेगा 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर 2 से 2.5 या फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम बॉडी टेम्परेचर मिलता है। और ये लेस टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल करवाता है स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए। नॉट ओनली स्पर्म प्रोडक्शन, देयर स्टोरेज, देयर मैच्योरेशन एंड देयर सर्वाइवल। देखिए यहाँ पर 4 बातें रिलेटेड हैं कि स्क्रोटम में जो टेस्टिकल्स का लोकेट होना है वो किसके लिए सिग्निफिकेंट है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर हो पाए, फेवरेबल कंडीशन हो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। देन सेकंड बात उनका सर्वाइवल। देन थर्ड उनका मैच्योरेशन, और उसका जो है जिसको बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो है पूरा का पूरा वो कहां पर हो सकता है? स्क्रोटम में हो सकता है। अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं तो उस पर्सन को हम एक कंडीशन के नाम से जानते हैं। अगर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्टिकल्स अगर स्क्रोटल सैक में ना आ पाए या फिर वो फेल हो जाए डिसेंट होने से, तो एक वर्ड होता है जिसको आपने सुना भी होगा, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। तो स्टूडेंट एक वर्ड आता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म, ये क्या होता है? तो एक आप वर्ड सुनते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो मींस छिपे हुए, और ऑर्किड वर्ड किसके लिए? ऑर्किड जो वर्ड है वो मेनली यूज किया जाता है टेस्टिकल्स के लिए। तो ऐसे टेस्टिकल्स जो कि छिपे हुए रहते हैं, छिपे हुए का मतलब क्या है? वो स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाते हैं और वो कहां पर रह जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। और जिन भी पर्संस में या जिन भी एनिमल्स में क्रिप्टोऑर्किडिज्म मिलता है वो स्टेराइल होते हैं। वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। और स्टेराइल का मीनिंग हिंदी में कहते हैं बंधे। तो वो क्या होंगे? बंधे होंगे, क्योंकि उनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और स्पर्म प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि वो जब एब्डोमिनल कैविटी में रह जाएंगे टेस्टिकल्स, तो उनके डेवलपमेंट का प्रॉपर जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इस वजह से वो कंडीशन कहलाती है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और वो जितने भी मेल होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टेराइल होते हैं। तो पहली बात आपको पता चली, जो टेस्टिकल्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। और स्क्रोटम में प्रेजेंट होने का रीजन मैंने आपको बताया। अच्छा, इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इनके 2 फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो टेस्टिकल्स के आपको फंक्शंस अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? फंक्शंस ऑफ टेस्टिकल्स। तो यहाँ पर 2 मेन फंक्शंस होते हैं टेस्टिकल्स के। फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट जो फंक्शन है इसका वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड फंक्शन होता है स्टूडेंट्स इनका जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स। और मेल हार्मोन्स जो है मेनली वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? एंड्रोजन्स। उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। और मेन एंड्रोजन आपको पता है तो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके 2 फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछे टेस्टिकल्स का क्या है तो वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर आपसे पूछे सेकेंडरी फंक्शन क्या है तो ये होता है सेकेंडरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स दैट इज एंड्रोजन। और जो मेन एंड्रोजन होता है मेल में वो क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि टेस्टिकल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या है। तो ये अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी हम इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, प्लस उसके बाद में हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, हिस्टोलॉजी पर भी जाएंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा आपको क्या मिल सकता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें, तो वो हम देख लेते हैं। आफ्टर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हम कुछ अदर स्ट्रक्चर्स में चलते हैं, जैसे कि हो सकते हैं कुछ एक्सेसरी डक्ट्स।
तो स्टूडेंट्स टेस्टिकल्स में आपको टेस्टिकल्स के अंदर भी मिल सकती हैं और टेस्टिकल्स के बाहर भी कुछ आपको डक्ट्स मिल सकती हैं, जो काम क्या करती हैं, स्पर्म्स जो बनते हैं टेस्टिकल्स में, जो स्पर्म्स बनते हैं उनको कैरी करने का काम करती हैं ताकि वो आगे तक जा पाए। तो ये असेसरी डक्ट्स जो होती हैं, सहायक जो नलिकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ट्यूबुला इरेक्टाई। आगे हम देखेंगे डायग्राम में, ग्रेटेड टेस्टिस, देन वासा इफेरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये 5 टाइप की जो है वो असेसरी डक्ट्स होती हैं जो कि टेस्टिकल्स में बने स्पर्मेटोजोआ को आगे ले जाने का, कैरी करने का काम करती हैं। अच्छा, असेसरी डक्ट्स के अलावा यहाँ पर कुछ असेसरी ग्लैंड्स भी मिलती है स्टूडेंट्स, और ये असेसरी ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल आप अगर आपको पता हो तो ये कितना होता है, ये 1 पेयर होता है, नंबर में 2 होता है। देन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम आपको याद रखना, ये सिंगल होता है, तो ये एकल ग्रंथि होती है। और लास्ट में आती है काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी आपको पता हो तो ये 1 पेयर होती हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती क्या करवाता है वो आपसे कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाउ मेनी ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी, तो हाउ मेनी में आप कितना आंसर करेंगे? 5। हाउ मेनी मतलब टोटल नंबर पूछ लिया आपसे, तो 2 हो गई सेमाइनल वेसिकल, 1 हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स जो है वो कितनी टाइप की जो है असेसरी ग्लैंड्स मिलती हैं, तो वो स्टूडेंट्स मिलती हैं 3 टाइप की। 1 हो गई सेमाइनल वेसिकल, 1 हो गई प्रोस्टेट और 1 हो गई काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये होती है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स का काम क्या है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर मेन जो आप देखेंगे सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो मिलकर के सेमाइनल प्लाज्मा का या फिर सीमन का जो है सिक्रीशन करती है, प्रोडक्शन करती हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा वो फ्लूइड होता है जिसमें जो टेस्टिकल्स में बने स्पर्म्स होते हैं वो फ्लॉट करके या ट्रेवल करके आगे तक जा पाते हैं। जबकि काउपर्स ग्लैंड का काम क्या होता है, ये जो है यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, कॉपुलेशन के टाइम में, मैथुन के दौरान जो पेनिस है, जो शिश्न है, उसको थोड़ा बहुत जो है लुब्रिकेशन या फिर मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है मेल में, वो होता है सिंगल पेनिस। तो पेनिस जो होता है एज ए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रेजेंट होता है। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू जो है इजीली याद रख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि ये स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 2 to 2.5 या फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा पाता है। चलिए अब हम चलते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, टेस्टिकल्स हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। आइए अब हम इसका एक डायग्राम देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि जो भी स्ट्रक्चर्स जो हमने यहाँ पर दिखाई है, आपको लिखी हैं, वो कैसे कैसे अरेंज रहती हैं। नाउ स्टूडेंट, आपके सामने टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें 3 लेयर्स मिलती हैं एज ए कवरिंग। टेस्टिकल्स जो होते हैं स्क्रोटल सैक में तो प्रेजेंट है, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस के चारों तरफ आपको 3 लेयर्स मिलती हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स होती है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो टेस्टिकल्स में आउटर मोस्ट लेयर मिलती है स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो जो है वो किसकी बनी होती है, वो पेरिटोनियम की बनी होती है। वो आउटर जिसे हम पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं और इनर जिसे हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं उसकी बनी होती है, जो कि टेस्टिकल्स को बाहर से कवर करती है। इसके बाद में एक मिडल लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो सेकंड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो स्टूडेंट्स बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है व्हाइट, जो इसमें मेनली फाइबर्स की बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है टेस्टिकल्स को। और लास्ट में जो आपको रेड कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्योंकि रेड कलर से इसलिए शो किया है क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होती है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए इसको नाम भी क्या दे देते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसे हम नाम दे देते हैं ट्यूनिका
वेस्कुलरिस या वेस्कुलोजा कह देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपको जो है ये हाईली वेस्कुलर लेयर होती है और यहाँ पर आपको जो है ब्लड सप्लाई मिल जाती है। तो ये स्टूडेंट्स 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम जो कि हम बोलते हैं जिससे टेस्टिकल्स जो है वो सराउंडेड रहते हैं। आउटर मोस्ट ट्यूनिका वैजाइनलिस, middle one is tunica albuginea made up of connective tissue and innermost highly vascular layer that is called tunica vascularis और इसमें ब्लड सप्लाई जो है प्रोफ्यूज होती है। अच्छा, आफ्टर दैट हम देखते हैं टेस्टिकल्स जो है सेप्टा में डिवाइड रहते हैं, 2 सेप्टा में डिवाइड रहते हैं और ईच सेप्टा में आप देखेंगे अराउंड 200 to 250 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कि ब्लैक कलर से मैंने कुछ लार्जर जो है वो सेगमेंट्स बनाए या फिर चैम्बर्स बनाए, वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर टेस्टिकुलर लोब्स जिसको हम बोल सकते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। हिंदी में इनको स्टूडेंट्स कहते हैं वृषण पालियां, वृषण पालियां कहलाती हैं। और इनकी संख्या याद रखें स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में भी दे रखी है 200 से 250 जो है इनकी संख्या होती है, 200 to 250 इनका नंबर होता है। ईच टेस्टिकुलर लोब में या फिर लोब्यूल में आपको मिलती हैं टेस्टिस की जो जिसको आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिकल्स इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स इनको शुक्रजनक नलिकाएं। और इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स? एक टेस्टिकुलर लोब में इनकी संख्या 1 से 3 होती है, 1 to 3 इन पर टेस्टिकुलर लोब। तो एक टेस्टिकुलर लोब में कितनी होती है? इनका नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 से 3 होता है। तो आप इनका मैक्सिमम नंबर जाएंगे तो कितनी हो सकती हैं ये आप देख सकते हैं कि उसमें हो सकती हैं अराउंड 750 के आसपास हो सकती है, क्योंकि 250 के अराउंड जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे आपको। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इनको हम बोलते हैं टेस्टिस की ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिकल्स। यहाँ पर स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसमें हेल्प करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इसलिए इनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इनका रूल जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्पर्म्स को बना करके वो आगे भेज देती हैं, और अब आगे जब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलती है तो एक डक्ट के फॉर्म में निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। तो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई में भेज देती हैं और बहुत सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई मिलकर के एक नेटवर्क फॉर्म में, एक जाल के रूप में स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। तो स्टूडेंट ये कहलाता है रेटे टेस्टिस, जालनुमा संरचना है। और अब स्पर्म्स रेटे टेस्टिस के बाद में कहां पर जाते हैं? वो जाते हैं बाहर, जिसको हम बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। वासा इफेरेंशिया में चले जाते हैं। और वासा इफेरेंशिया का नंबर आप याद रखें स्टूडेंट्स, कितना होता है? 15 to 20 होता है। ये वासा इफेरेंशिया जो है आगे स्पर्म्स को कैरी करती हैं एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में। और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ये लंबी सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं अधिवृषण। हिंदी में कहते हैं अधिवृषण, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस जो है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जहां पर स्पर्म्स का मैच्योरेशन और स्टोरेज भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्पर्म्स का जो मैच्योरेशन और जो स्टोरेज होता है वो कहां पर होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। और एपिडिडाइमिस में एक एपिथेलियम मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। लास्ट में एपिडिडाइमिस इसको बाहर ले जाता है वास डिफरेंस के थ्रू। तो वास डिफरेंस जो है वो इसको आगे टेस्टिस से होते हुए आगे ले जाएंगी, कैरी करेंगी। तो ये पूरा का पूरा एक चैनल, एक नेटवर्क मैंने बता दिया। एक फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्पर्म्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, देन ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटे टेस्टिस, देन वासा इफेरेंशिया,
देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। तो ये आपको जो है पूरा का पूरा याद रखना है अच्छे से। तो ये मैंने आपसे शेयर की है टेस्टिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, वो पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क हमने शेयर किया है। और इससे रिलेटेड एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ नीट 2019 में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम चलते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें जो हिस्टोलॉजी है, जो कौन कौन सी सेल्स होती हैं टेस्टिकल्स में, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। फ्रेंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। और क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड, के भीतर से वृषण से होते हुए बाहर तक जो है स्पर्म्स का जो है सही क्रम क्या होगा, उनका पाथवे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाएंगे, उनका प्रोडक्शन हुआ। आफ्टर दैट दे गोज इनटू द ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाएंगे। उसके बाद में वो जाते हैं रेटे टेस्टिस में, देन वासा इफ्रेंशिया में जाते हैं, देन एपिडिडाइमिस में जाते हैं, उसके बाद में वास डिफरेंस में जाते हैं। अब स्टूडेंट, वास डिफरेंस एक बार के लिए जो है स्क्रोटम के ऊपर की तरफ आती है, स्क्रोटोसाइट से ऊपर की तरफ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में आती है। और एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड्स में से होते हैं वो जो है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके दोनों लूप बनाती हुई वो सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट होती है उसके साथ में जुड़ जाती है। और अब जुड़ने के बाद में वो डक्ट क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एजैकुलेटरी डक्ट कहलाती है, स्खलन नलिका कहलाती है। तो वास डिफरेंस के बाद में स्पर्म्स कहां पर आते हैं? स्खलन नलिका में। यहाँ पर उसको जो है सेमाइनल वेसिकल का जो है शुक्र प्लाज्मा जो है स्रावित किया हुआ वो मिल जाता है। उसके बाद में वो यूरेथ्रा में एंटर करते हैं और उसके बाद में यूरेथ्रल मेटस, मेटस का मतलब होता है ओपनिंग, तो उस छिद्र के द्वारा वो बाहर निकलते हैं, उसका स्खलन हो जाता है। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स। नीट 2019 पर क्वेश्चन आया था, तो आपसे डायरेक्ट जो है इस पर सीक्वेंस का जो है अच्छे से पूछ सकता है कि सही सीक्वेंस क्या है। तो इसमें आपको 1 बाय 1 जो है स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। जब अगर हम जो टेस्टिकल्स हैं उनका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं हिस्टोलॉजिकली, या फिर मेनली जो उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो उनको हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के हिस्टोलॉजी में हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो एक टेस्टिकल के अंदर आपको एक तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मैंने बताया था, लोब्यूल्स मिलती हैं 200 to 250 जो है इनका नंबर होता है। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्टिकल्स की जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूँ, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ले रहा हूँ टेस्टिकल का, और उसके अंदर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ ये क्या है स्टूडेंट्स? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपको जो है वो अंदर जो है इसकी लाइनिंग मिलती है स्टूडेंट, और उसमें जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मिलती है। यहाँ पर जर्माइनल एपिथेलियम मिलती है स्टूडेंट्स। व्हाट इज जर्माइनल एपिथेलियम? तो स्टूडेंट, जर्माइनल एपिथेलियम का मतलब होता है जो कि माइटोसिस और मियोसिस शो करके जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करे। ये आपको टेस्टिकल्स में तो मिलेंगी, प्लस आपको जब आप ओवेरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ओवेरी में भी इनकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये कि ये चीज जो है जर्माइनल एपिथेलियम आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जर्माइनल एपिथेलियम स्टूडेंट्स, उसमें कौन सी एपिथेलियम होती है स्पेसिफिकली? तो ये मैं आपको बताऊं तो वो एपिथेलियम होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो यहाँ पर आपको जो है जर्माइनल एपिथेलियम मिल रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्माइनल एपिथेलियम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज जर्माइनल एपिथेलियम। और इस जर्माइनल एपिथेलियम में आपको 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक सेल्स होती है जो कि माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो इनका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो ये तो काम हुआ किसका? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का, जो कि जर्माइनल एपिथेलियम में मिलती हैं। कुछ इसमें आपको इलोंगेटेड सेल्स भी दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स, कुछ इलोंगेटेड सेल्स भी हैं, और इनको हम नाम देते हैं
सर्टोली सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्टोली सेल्स, या फिर इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। तो ये क्या कहलाती है, नर्स सेल्स या सस्टेंटेकुलर सेल्स भी इनको हम बोल देते हैं। सर्टोली सेल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बहुत से फंक्शन होते हैं, बट आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एक मेन फंक्शन तो याद रखना ही है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू स्पर्म्स। तो जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको नरिशमेंट देने का काम कौन करती है स्टूडेंट्स, वो करती हैं सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स, या फिर इनको हम बोलते हैं सस्टेंटेकुलर सेल्स। इनके अलावा इनके बहुत से काम हो सकते हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूं। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स? पहला, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, ये पोषण प्रोवाइड करती हैं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? तो इनहिबिन हार्मोन जो है मेल में एफएसएच के सिक्रीशन को जो है वो इनहिबिट करता है, संदमित करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो पहला काम पोषण प्रदान करना, दूसरा काम इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करना, तीसरा काम ये हम कह सकते हैं कि ये एक एंटी मुलेरियन हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है? अगर हम आगे देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डेवलपमेंट जो है वो मुलेरियन डक्ट से नहीं होकर के वो वॉल्फियन डक्ट से होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो मुलेरियन डक्ट से होता है। और अगर एम्ब्रियो में जो है मेल एम्ब्रियो में अगर मुलेरियन डक्ट बन रही है उसके निर्माण को रोकेगा, ताकि आगे जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप ना हो पाए। तो एक फैक्टर रिलीज करता है एंटी मुलेरियन फैक्टर या फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करता है, जिससे ये मेल एम्ब्रियो में मुलेरियन डक्ट को रोकने का काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम हो सकता है? ये एक और काम कर सकता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करता है, बाइंडिंग प्रोटीन। तो सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, जिससे ये एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन से जुड़ पाती हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक और काम करती हैं कि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। तो इनका एक और काम है ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करना। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर है, ताकि क्या ना हो सके कि जो ब्लड की जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं या इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं वो जो है वो स्पर्मेटोजोआ पर अटैक ना कर सके, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ हमारी बॉडी के लिए एज ए फॉरेन सेल्स होती हैं, क्योंकि इस ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। अच्छा, इनके अलावा जो है आपको सर्टोली सेल के अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ स्पेस मिलता है स्टूडेंट्स, और उस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है स्टूडेंट्स, मेनली किस जो है उसमें कुछ सेल्स मिलती हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इनको। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स जो होती हैं ये मेल हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन टेस्टिस से कौन सी सेल्स के थ्रू होता है? वो होती है लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स भी मिल जाएंगे, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पर आपको मिल सकती है, लाइक फैगोसाइटिक सेल्स या फिर लिम्फोसाइट्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो आज के जो सेक्शन है उसमें हमने कवर कर लिया है टेस्टिस। टेस्टिस में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, प्लस मैंने आपको हिस्टोलॉजी बताई। हिस्टोलॉजी में अच्छे से जो जो चीजें मैंने बताई आप उनको ध्यान रखिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और कल की क्लास में हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट मिल सके नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ में कि आप जो है इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।